हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 17 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे। सेशन का मतलब एनालिसिस, राइट। हम एनालिसिस करेंगे जहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे, जो 2021 और 2022 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो ये हमें बताएंगे कि हम जो कंटेंट इस चैनल पे शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं, मैं शेयर करती हूँ, हम डिस्कस करते हैं, उससे आपका कितना फायदा हो रहा है। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल से आपको फायदा है या नहीं है, और अगर है तो किस डायरेक्शन में हमको तैयारी करनी चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं मैम कि आप एनालिसिस जो करते हो उससे हमें एक्चुअली में किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर को उठाइए और देखिए कि जो न्यूज आ रही है क्या उससे आपको समझ में आता है, क्या आप क्वेश्चंस के आंसर समझते हो या उसको क्वेश्चन को समझ पाते हो या नहीं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरबीआई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भी सारी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। घूम फिर के यही न्यूज आती है कहीं ना कहीं, चाहे आप यूपीएससी दें या ना दें। अगर आपको बेसिक बैकग्राउंड या बेसिक न्यूज पता है जो चल रही है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट जरूर करती है। तो सारी चीजें हम आज करेंगे। सबसे पहली न्यूज है हमारी आज इकोनॉमिक्स। मैंने कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स के सेक्शंस को उठाऊंगी और डिस्कस करेंगे, जिसमें जीएस 2 और 3 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो वो चीज हम आज करने वाले हैं। सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी राइजिंग नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारे सीए साहब कौन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे जो वी अनंथा नागेश्वर साहब है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस भी कहा जाता है उसको। नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमें चाहिए क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन थर्सडे सेड द ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैज बीन राइजिंग आफ्टर द रीसेंट डेवलपमेंट इन द यूएस एंड गवर्नमेंट। अभी कौन से रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारा जो उनका एसवीबी बैंक है जो क्राइसिस में है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बिजनेस एंड इंडिविजुअल शुड कीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ऐसे बैलेंसिंग करके चलें, अपने पास ऐसे बैलेंसिंग करके चलें कि अगर आपके सामने कोई क्राइसिस आता है तो आप मैनेज कर ले जाएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म से समझेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर प्रॉपर फॉर्मूला है, इकोनॉमिक्स है पूरी इसके पीछे। लेकिन जो कहना क्या चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, जो आपको समझा रही हूँ कि आपकी वो कहना है कि बिजनेस पर्सन को और इंडिविजुअल को चाहिए कि आप एक बैलेंसिंग बना के चलें, ताकि कोई भी नेगेटिव घटना घटे तो आप बैलेंस कर ले जाएं। सेफ्टी मार्जिन होने चाहिए, ठीक है। इन फिस्कल का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में। नाउ कॉर्पोरेट एंड सेविंग अकाउंट प्लानिंग, और अपने कॉर्पोरेट और सेविंग अकाउंट की प्लानिंग भी आप करें। नाउ ही सेड द ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गिवन इन जनवरी लुक्स आउटडेटेड and countries will have to watch what developments in the US over the last week would do to confidence, bank lending growth and subsequent chain effects। तो ये कह रहे हैं जो भी डेवलपमेंट यूएस में हुआ तो हमको चाहिए, जो आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से जनवरी में जो आउटलुक रिपोर्ट आती है आईएमएफ की, याद रखिएगा, जो आउटलुक रिपोर्ट आती है आईएमएफ पब्लिश करता है, उसके हिसाब से हमको वॉच करना है डेवलपमेंट को यूएस के लिहाज से जो भी की चीजें हो रही हैं। जो इसका मतलब हमारा जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लोगों के फंडिंग्स हैं और साथ ही साथ कॉर्पोरेट हाउसेस की फंडिंग्स हैं, उन पे वॉच रखनी है। Two banks in America have gone belly up over the last week। दो बैंक कौन सी है, एक तो एसवीबी हो गया, दूसरा है सिग्नेचर बैंक। दोनों ही बैंक जो है नीचे जा चुकी हैं, मतलब कोलैप्स कर रही हैं। स्पीकिंग एट द क्रिसिल इंडिया आउटलुक सेमिनार, नागेश्वर said uncertainty has been on a rising trend and has gone up a few notches in the last week, and this is something which countries need to live with not only this year but for the next year and beyond। तो ये एक ग्लोबल न्यूज जो है, जिसको हम यूएस की जो बात कहेंगे, यूएस की जो न्यूज है। साथ ही साथ आज एक न्यूज आई है क्रेडिट सूज के बारे में, जो मैंने पहले भी आपको कहा था। क्रेडिट सूज एक यूरोपियन बैंक है और उसकी भी हालत खस्ता है। खैर इनकी हालत तो 2008 से ही खस्ता है क्रेडिट सूज की, लेकिन ये जो एसवीबी बैंक है उसकी अभी हुई है। तो ग्लोबल आज से जुड़ी घटनाओं पे भी सवाल बनते हैं। आपको ऐसा नहीं कि वो यूएस में हो रहा तो हमारे मतलब की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अगर कोई भी बैंक से जुड़ी हुई कोई क्राइसिस होता है, कोई क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कोई क्राइसिस होता है, तो सारी चीज हमारे देश में भी है ना, बैंक हमारे देश में भी है, तो उनको अपने देश से जोड़ करके समझना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वहां कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट सभी देशों को होता है कहीं ना कहीं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर फेसिंग अनसर्टेन टाइम्स, द की थिंग टू डू इज टू मेक श्योर दैट वी हैव मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी इन आवर ऑपरेशंस, वेदर इट इज फॉर corporates or for investors। The only guidance on one can think of is to allow for margin of safety। मतलब कहना चाह रहे हैं कि एसवीबी का कोलैप्स होने का कारण ये था कि उनके पास प्रॉपर
फंड्स नहीं थे जब लोगों ने विड्रॉ करना चालू किया। ऑल्दो इसके गिरने का कारण ये था कि बॉन्ड मार्केट में उनकी वैल्यू काफी खराब हो गई थी। बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड का मतलब होता है एक तरीके का लोन जो कॉर्पोरेट इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। बॉन्ड एक तरीके का लोन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं और तरीके से उधारी लेती हैं कंज्यूमर से, और टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट, फेस वैल्यू खत्म, जब मैच्योर होता है तो फेस वैल्यू उनको दी जाती है। ठीक है, तो लोन एक डायरेक्ट लोन है जो आप बैंक से लेते हो, लेकिन जो कंपनियां लोन उठाती हैं कस्टमर से उसे कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है और ये कारण था एसवीबी कोलैप्स करने का। उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हुई है समय के साथ। उसके साथ यूएस फेड ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया और उसके साथ ही बैंक मैनेज नहीं कर पाया, उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था। वो कहना चाहिए, यही चाह रहे हैं कि अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करके चलें सो दैट की कोई घटना घटती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कॉम्बैट करने के लिए बैंक्स, जो हमारे देश में आरबीआई है, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, जिसमें हम लोन महंगा हो रहा है। और साथ ही साथ जो बैंक्स हैं, अगर रेपो रेट ऊपर जाता है, हम सब जानते हैं अगर रेपो रेट ऊपर जाता है तो बैंक के पास कम करेंसी होती है मार्केट में देने के लिए, राइट। सारी करेंसी कहाँ जाती है, हमारी आरबीआई के पास चली जाती है। इसलिए वो आरबीआई का ये एक मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म है जहां पे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके मार्केट से पैसा अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। जब मार्केट में जब करेंसी होगी ही नहीं, या कहना चाहिए पैसा होगा ही नहीं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। ऑल्दो ये कितना कारगर है वो तो अलग एनालिसिस है, लेकिन ऐसा बैंक्स करती हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि जिस तरह की हालत चल रही है, अनसर्टेनिटी, इसी को तो कहते हैं जब प्राइस डिविएट कर रहा है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। प्राइस मतलब क्या हुआ, महंगाई। जब महंगाई ऊपर नीचे हो रही है तो उस केस में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के चलना चाहिए। ऑपरेशंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बैंक्स हो, इसी की बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पे दूसरा है वो ये है कि पेट्रोल डीजल सेल्स ड्रॉप। अब पेट्रोल डीजल की जो सेल्स हैं ड्रॉप इन फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च। ठीक है, तो अच्छी बात है कि सेल ड्रॉप हो रही है, लोग कम खरीद रहे। क्या अच्छा है या बुरा है, ये भी देखते हैं। इंडिया फ्यूल डिमांड फेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च आफ्टर पोस्टिंग रिकॉर्ड ग्रोथ इन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, अब ये इस न्यूज को पढ़े क्या लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर किसी इकोनॉमी में कम पेट्रोल खरीदा जा रहा है, डीजल कम खरीदा जा रहा है, तो क्या वो अच्छी बात है, अच्छी है या नहीं है, वो न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी आप जज नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि एक्चुअली उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारी जो पॉलिसी है या देश के ग्रोथ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, इंडिया फ्यूल डिमांड फेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च। फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में फ्यूल डिमांड गिरी है। जेट फ्यूल डिमांड, जिसमें अभी परसेंटेज की पूरी हिस्ट्री दी है, उसके बाद पेट्रोल सेल्स की बात यहाँ दी हुई है, और डीजल, तो यहाँ पर डीजल में भी डाउन दिखा रहा है, हमारा पेट्रोल में भी डाउन दिखा रहा है, और जेट फ्यूल डिमांड भी डाउन दिखा रहा है। नाउ फ्यूल सेल्स सोared to the highest level in Feb on the back of demand from agri and transport sector picking up after the winter lull, and then March saw seasonal slowdown kicking in with rise in temperatures, passenger traffic at airports in closer to pre-COVID levels। तो अभी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जेट फ्यूल कम इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक जो एयरपोर्ट्स पे है वो कहीं ना कहीं प्री कोविड लेवल्स पर आ गया है। बीच में बहुत फ्यूल अप किया था जब लोगों ने नया ट्रैवल करना शुरू किया कोविड के बाद, लेकिन फिर थोड़ा सा कम लग रहा है, और ट्रैवल अगर बढ़ेगा तो फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी। नाउ पेट्रोल की बात जहां तक करते हैं कि सीजनल स्लो डाउन है, और जैसे कि कह रहे हैं कि अगर जैसे कि एल नीनो की बात हो रही थी, अगर एल नीनो आता है तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, राइट। प्रोडक्शन कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो फ्यूल की डिमांड कम होगी, और फ्यूल की डिमांड अगर कम होती है तो ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर पेट्रोल कम खरीदा जा रहा है, डीजल कम खरीदा जा रहा है, तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ नेगेटिव साइन। ज्यादा परचेजिंग होनी चाहिए, ज्यादा डिमांड यहीं से तो आएगी ना। जब डिमांड नहीं होगी तो आप क्या इंपोर्ट करोगे, क्या एक्सपोर्ट करोगे, राइट। तो डिमांड अगर ज्यादा है, प्राइस की बात यहाँ नहीं करते, अगर डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिख रहा है। उसके साथ फ्यूल तो कम है ही हमारा, जाके फ्यूल सेल्स की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट ने पिकअप किया था, कह रहे हैं फरवरी में, लेकिन फिर थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है। तो दोनों न्यूज मैंने आपको दिखाई, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल है
एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 इन गुआम, ठीक है, आर्टिकल है, आपने पढ़ा होगा कल के एनालिसिस में कि चाइना जो है ड्रिल करने वाला है। इसको देखते हैं यहाँ पे। द एक्सरसाइज ऑल्सो कम एज चाइनाज नेवी इज टेकिंग पार्ट इन जॉइंट सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ ओमान विद ईरान एंड रशिया। याद आया, कल ये न्यूज आई थी कि इंडिया की चाइना रशिया और ईरान के साथ एक रेस्क्यू ड्रिल कर रहा है, या ड्रिल कर रहा है कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। और उसी के साथ बाद ये न्यूज आई है अपनी। Now, three of the countries most at odds with the United States, China's dispute with the Japan over tiny island, the East China Sea, has also heated up recently. तो क्योंकि चाइना कर रहा है ड्रिल रशिया और ईरान के साथ, और ये दोनों ही देश यूएस के साथ नहीं है, ऑड्स हैं, उनकी नहीं पड़ती। तो अब क्या है, एक इसको काउंटर अटैक कह सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, यूएस, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, ये सब आपस में एक साथ बैठ रहे हैं। और ऑब्वियसली साउथ कोरिया और कनाडा और जापान डायरेक्ट अलाई माने जाते हैं, डायरेक्टली यूएस के, या सपोर्टर माने जाते हैं। तो अब इंडिया भी उसे मिलकर ड्रिल कर रहा है इस बात, तो ये काउंटर हो गया, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं, गुआम में कर रहे हैं, ऑलराइट। Now, the United States, Canada, India, Japan, and South Korea are staging joint anti-submarine warfare drill and talks between Japanese and South Korean leaders aimed at strengthening their alliance with Washington against threats from the China and North Korea. ठीक है, तो दो थ्रेट हैं। नॉर्थ कोरिया, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मैप में देखा हो तो नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना की साइड रहता है वो, और साउथ कोरिया का जो साइड है वो यूएस का साइड है, ठीक है। तो ये जो ड्रिल है सी ड्रैगन 23 exercises that started on Wednesday will culminate in more than 270 hours of in-flight training, ठीक है। ये न्यूज में क्या ड्रिल होगी और आपस में देश मिलकर इसमें प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीजें होंगी। नाउ ये एक इसका जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, और साथ ही साथ हम इसको जो है एक एडिशनल है हमारे उस टेंजेंट में जहां हम आईआर की तैयारी करते हैं, कि इस तरह के ड्रिल से हमको ये पता चलता है कि कौन सा देश किसके सपोर्ट में काम कर रहा है प्रेजेंटली, ठीक है। द पायलट्स एंड फ्लाइट ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल participating countries will also hold classroom training session, ये सब होगा। तो ये जो ड्रिल है ये क्या दिखाती है कि ये जो देश हैं वो चाइना के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो चाइना करना चाह रहा है अपनी इमेजिंग को जो उसको क्लियर करना चाह रहा है, जहां पे उसने सऊदी और ईरान की अभी डील करवाई है एज ए मीडिएटर, उसके काउंटर में ये स्टेप आया है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ड्रिल कर रहा है ईरान रशिया के साथ, तो अब हम भी ड्रिल कर रहे हैं देशों के साथ, सिंपल सी बात है। द ड्रिल्स आर बीइंग हेल्ड एज ए कॉम्पिटिशन विद द कंट्री विनिंग द मोस्ट पॉइंट्स टेकिंग होम द ड्रैगन बेल्ट, ठीक है। द यूएस नेवी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 2P-8A Poseidon Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft। तो इनकी पूरी लिस्टिंग दी हुई है, ठीक है। दूसरी न्यूज यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से। नाउ जापान कोरिया रिन्यू, जापान साउथ कोरिया, तो ध्यान दीजिए जापान और साउथ कोरिया जो है इवन है यूएस से, ऑड्स नहीं है, मतलब जापान साउथ कोरिया यूएस के साथ माने जाते हैं और नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ माना जाता है। इन्होंने रिन्यू करने की सोची है अपने रिलेशंस को। इसका मैंने एक अच्छा खासा एनालिसिस करा है आज के एडिटोरियल में, आप गो थ्रू जरूर करिएगा, उसमें सब बताया कि पहले क्या था अब क्या चल रहा है। तो इनके जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सकते हैं। पहले कई सारी मीटिंग हुई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रिवाइव हो सकती हैं, क्योंकि जापान और चाइना के बीच में, याद रखिए जापान और चाइना और नॉर्थ कोरिया जापान के बीच में कई सारे आइलैंड्स को लेकर झंझट रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बिग स्टेप माना जा रहा है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जापान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर की चीजों को आगे फॉलो करना चाहते हैं, शिंजो आबे का नाम हम सब जानते हैं, तो वो हमेशा से इंडिया की तरफ रहे और उनका झुकाव इस तरफ रहा है, और इंडो पैसिफिक में शांति चाहते थे, सब ठीक से रहे। तो उन्हीं की चीजों को आगे बढ़ाते हुए जापान आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। उनके प्रेजेंट जापानीज पीएम है फूमियो किशिदा, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसी कंटिन्यूएशन में है, तो लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, अब आते हैं गुआम के बारे में। अगर गुआम को हम एक्सप्लोर करें तो गुआम एक्चुअली क्या है, गुआम जहाँ की लैंग्वेज है शमेरो, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इज एन ऑर्गेनाइज अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूएस। ध्यान दीजिएगा, अब इस इलाके में एक टेरिटरी है जो यूएस के कंट्रोल में है, और इसे कहते हैं इन माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। एक लाइन है, अब सपोज करिए प्री में ये लाइन पूछी जाती है आपसे, ये तो गूगल है, गूगल से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया, आप भी ले सकते हो। तो कहते हैं कि गुआम इज एन ऑर्गेनाइज अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूएस इन द माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो आंसर इज यस, पर अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। कैपिटल है हगाथना एंड मोस्ट पॉपुलस विलेजेस डिडेजो।
ठीक है। इन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन द टेरिटरी ऑफ द यूएस रिकन्ड बाय ज्योग्राफिक सेंटर ऑफ द यूएस इसको माना जाता है। इन द ओशियाना गुआम इज द लार्जेस्ट एंड साउथ सदर्न मोस्ट ऑफ द मैरियाना आइलैंड एंड लार्जेस्ट आइलैंड इन माइक्रोनेशिया। इसकी पूरी हिस्ट्री है, आज उसको गो थ्रू करें, कुछ ना कुछ पूछने लायक बन सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये टेरिटरी यूएस की है तो यहाँ पर ये ड्रिल करना सक्सेसफुल है। और अगर आप यहाँ देखें कि ये जो इलाका है जो साउथ पैसिफिक इंडो पैसिफिक का इलाका है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इधर पड़ेगा, साउथ पैसिफिक ओशन यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर है हमारे पास, इक्वेट और फिलीपींस का इलाका है। तो ये जो इलाका है ये काउंटर कहाँ बनता है, चाइना के अगेंस्ट, राइट। चाइना कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान में, उधर कर रहा है ड्रिल, जो हमने कल देखा था, ये यहाँ ड्रिल कर रहे हैं। तो अब ये जो देश यहाँ ड्रिल कर रहे हैं उनका अलग इम्पैक्ट होगा और चाइना इसके लिए थोड़ा सा रिएक्टिव का मतलब वो समझ रहा है कि एक्चुअली क्या रिएक्शन आ रहा है, राइट। ना सोवरेन स्टेट क्या है यूएस, इसके जो बेसिक स्टैट्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। इसमें आप देखिए कैपिटल हगाथना, लार्जेस्ट सिटी डिडेडो, इंग्लिश है, शिमारो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडेन, गवर्नर लॉर्ड लियो गुरेरो एंड एलजी है जोश टेनोरियो, ठीक है। तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन गूगल के हिसाब से। अब आते हैं वापस से इस पेज पे जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि ब्लैक सी कहाँ है। क्यों ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज कहती है यूएस पुट्स आउट वीडियो ऑफ रशियन वारजेट डंपिंग फ्यूल ऑन ब्लैक सी ड्रोन। यूएस और रशिया की लड़ाई तो पुरानी है, हम सब जानते हैं। तो इस न्यूज में ये बता रहे हैं कि जो रशियन वारजेट है उसने डंप किया फ्यूल ब्लैक सी में, जो ड्रोन है यूएस का, उसके ऊपर। एक वीडियो रिलीज हुई थी, उसका एक स्क्रीनशॉट भी है। ये न्यूज अगर आप देखें तो बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज नहीं पूछी जाएगी, ये प्री मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा नहीं कहाँ ड्रोन था, कहाँ फ्यूल डाला गया, बट ब्लैक सी कहाँ है ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको ऐड किया दिखाने के लिए मैप की इंपॉर्टेंस क्या है। इस न्यूज में हमने देखा कि मैप की इंपॉर्टेंस है, तो मैंने आपको मैप दिखाया। इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है, कोई भी चीज सबसे पहले आपको मैप में देखनी है। अब फिर से ब्लैक सी को मैप में देखते हैं तो हम देखेंगे ब्लैक सी के जस्ट ऊपर यूक्रेन दिख रहा है, उसके बाद हमें जो ये छोटा सा इलाका दिख रहा है ये इलाका क्रिमिया है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, रशिया, जो अभी फिलहाल इसमें क्रिमिया यहाँ मेंशन इसलिए नहीं क्योंकि डिस्प्यूट वॉर चल रहा है, ये मैप इनकम्प्लीट है और क्रिमिया को रशिया का ही पार्ट माना जा रहा है, तो उसमें यहाँ भी ये क्रिमिया है, ठीक है। नाउ यूक्रेन दिखता है हमें, रशिया दिखता है, फिर जॉर्जिया है यहाँ पे, टर्की बड़ा देश, और बुल्गारिया यहाँ पे, फिर रोमेनिया और मोल्डोवा, ठीक है। तो ये सारी जब मैप में आप देखोगे तो आप आसपास के देशों को भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा इसके आसपास के बॉर्डर पे है। सी ऑफ मरमरा भी आपको दिखता है और एजेंट सी भी दिखता है, एजेंट सी के जस्ट ऊपर यहाँ पे ग्रीस दिखता है हमको, पास में टर्की दिखता है। तो जब आप मैप देखोगे तो आपको कई चीजें क्लियर होंगी। फिर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो मेडिटेरियन सी दिखता है और साइप्रस भी दिख जाता है, ठीक है, पास में सीरिया है। तो इसलिए मैंने मैप में आपको दिखाया। इसमें न्यूज को अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, तो पर आपको ये तो पता हो ही सकता है कि ब्लैक सी किधर है, किधर पड़ेगा, ठीक है। Now next है 2.5 tons of uranium missing in Libya says UN nuclear watchdog। इस न्यूज में आपको क्या पता लगाना है कि UN न्यूक्लियर वॉचडॉग किसे कहते हैं। पहले कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि किस वॉचडॉग की बात हो रही है, क्या सेबी की बात हो रही है, क्या ये आरबीआई की बात हो रही है, किसकी बात, कौन सा वॉचडॉग। वॉचडॉग का मतलब होता है जो निगाह रखता हो, जो बराबर निगाह रखता हो, उसे कहते हैं वॉचडॉग, ठीक है। और यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है तो वो क्या हो सकता, आरबीआई तो नहीं हो सकता। यूएन का एक संस्था है तो वो क्या है, IAEA, ठीक है। तो IAEA ने स्टेटमेंट दिया है कि 2.5 टन का यूरेनियम मिसिंग है लिबिया से, ठीक है। लिबिया की हिस्ट्री में यहाँ नहीं जा रहे हैं, वहां की चीजों में नहीं जाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इस संस्था का काम ये है, ये देखना कि कोई कहीं यूरेनियम एमिशन तो, यूरेनियम एक्सटेंशन तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा है। तो इसलिए ये संस्था है वॉचडॉग की तरह काम करता है ही, और वॉचडॉग काम करती है और पता लगाती है। नाउ सम 2.5 टन्स ऑफ नेचुरल यूरेनियम स्टोर्ड इन साइट इन वॉर on Libya have gone missing. The United Nations nuclear watchdog said Thursday, ठीक है। Natural uranium can't immediately be used for energy production or bomb fuel as the enrichment process typically requires the metal to be converted into a gas। तो वो कह रहे हैं कि कोई अगर इसको कहीं गायब हुआ है तो उसको तुरंत की तुरंत बॉम्ब बनाने में या इसको यूज करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूरेनियम को पहले एनरिच करना पड़ता है, तब वो जाकर के काम में आता है। तो ये हमको पता चल गया इस न्यूज को पढ़ने के बाद कि यूरेनियम को डायरेक्ट आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, या कंज्यूम का मतलब किसी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं आप, उसको थोड़ा एनरिच करना पड़ता है। देन लेटर स्पन इन सेंट्रीफ्यूजेस टू रीच द लेवल नीडेड, और उसके बाद क्या होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके लेवल तक पहुंचना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। सो फिर अगर गायब हुआ
तो उसका यूज क्या हुआ, गायब कहाँ हो गया. However, each ton of natural uranium, if obtained by a group with the technological means and resources, can be refined to 5.6 kg of weapons grade material over time. एक्सपर्ट से सो यही इतना ही अलाउड लिमिट है. अगर आपको प्रोडक्शन करना है, बिजली बनानी है, तो आप 5.6 तक ही उसको रिफाइन कर सकते हो. दैट मेक्स फाइंडिंग द मिसिंग मेटल इंपॉर्टेंट फॉर नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स. और जो मिसिंग है पता होना चाहिए कि नॉन प्रोलिफरेशन मतलब आप न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे हो, इसके लिए पता लगाना जरूरी है. On Tuesday, agency safeguards inspectors found that 10 drums containing approximately 2.5 ton of natural uranium in the form of uranium are concentrate were not present as previously declared. ठीक है, तो ये न्यूज में क्या समझ में आया कि ये गायब हुआ. अच्छा, ये जो न्यूज है, क्या इसमें हमको क्या फायदा मिलने वाला है? आपको ये फायदा मिलना है, जो आपको सर्च करना है एज ए होमवर्क फॉर यू, कि IAEA, मैं हमेशा दिखा देती हूँ, मैं आज भी दिखा सकती थी, पर IAEA की संस्था के बारे में आप जब जाएंगे वेबसाइट पे, यूएन की इंस्टीट्यूशन है, उसके वहां वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी. उसके नोट्स बनाइए, कि नोट्स में तैयार करके रखिए, कि हमेशा ये न्यूज में आता रहता है. नेक्स्ट न्यूज है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर डायल खीर, वर्ल्ड नीड्स टू क्रिएट कंडीशंस फॉर टॉक. अच्छा, तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब जानते हैं कि चाइना अपनी इमेजिंग को सॉफ्टन करने के लिए, क्लियर करने के लिए सारी चीजें कर रहा है, तो उसी के चलते उन्होंने ये बात बोली है कि विश्व को बात करने के लिए तैयार होना चाहिए. जब वो खुद बात नहीं कर पा रहे हैं लेसी के ऊपर, खुद आज तक क्लियर नहीं कर पाए इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को, तो अब वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड को रेडी होना चाहिए. तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जवाब देने के लिए. लेकिन बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको ये पता करना है कि वो किस टॉक्स की बात कर रहे हैं. नाउ इन अ रेयर फोन कॉन्वर्सेशन विद द यूक्रेनियन काउंटरपार्ट Thursday, China's foreign minister says Beijing is concerned about the year-old grinding conflict with Russia spinning out of the control and urged talks on the political solution with Moscow. जैसे कहा गया था कि वो मॉस्को जाएंगे मिस्टर जी जिनपिंग नेक्स्ट कुछ आने वाले समय में, और फिर यूक्रेन के जो हेड है, जो जेलेंस्की साहब है, उनसे बात करेंगे कि कुछ सोल्यूशन निकाला जाए. तो उसी के चलते मुझे लगता है बैकग्राउंड बना रहे हैं, कि वो जाने के पहले कुछ बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं. होती है कि नहीं. Always upheld an objective and fair stance of the Ukraine issue, has committed itself to promoting peace and advancing negotiations and call on the international community. ठीक है, तो शांति बनाने के लिए वो बात करेंगे. तो मुझे लगता है कि पहले से ये बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है. ठीक है. In 22, China declared it had a no-limits friendship with Russia and has refused to condemn Moscow's invasion while condemning Western sanctions and accusing NATO and the United States of provoking Russia into military action. ये हम सब जानते हैं कि चाइना ने रशिया को डायरेक्टली इंटरोगेट या क्वेश्चन नहीं किया, और इसकी वजह से उनका नाम भी नेगेटिव लिस्ट में गया. और वो कहना चाह रहे हैं कि रिफ्यूज किया था मॉस्को की इन्वेजन को कंडेम करने के लिए. इंडिया ने भी एब्सटेंड किया वोट करने के लिए, लेकिन ये हालत नहीं हुई. तो यूएस, क्योंकि यूएस डायरेक्ट दुश्मन माना जाता है रशिया का, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर के बाद से, तो उनकी नहीं बनती, और चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है. तो चाइना की जो इमेजिंग है इसलिए और ज्यादा दिन ब दिन खराब हो रही है. ठीक है. Now China and Ukraine have retained the diplomatic ties, but their top officials are believed to have had only sporadic contact. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे जो फिलहाल के लिए इस न्यूज से समझना चाहिए, समझ में आएगा, क्योंकि मैंने भी न्यूज पढ़ी है, मैं न्यूज से ही पढ़ के आपको बताती हूँ. तो सो फार क्योंकि मिस्टर सी जिनपिंग जाने वाले हैं प्रॉब्ली कमिंग टाइम में रशिया, तो उनके पहले की पोजिशनिंग की जा रही है कि वो बात करें, और एक क्लीन इमेज बनाने के लिए किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज है कि जापान पीएम सेट टू आउटलाइन ओपन फ्री इंडो पैसिफिक प्लान इन विजिट नेक्स्ट वीक. मैंने कहा था कि जो अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शिंजो अबे साहब की जो सेमाइनल स्पीच थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, जिसको बहुत फेमस स्पीच है, जहां पे वो दो जो सीज के आसपास के दो कनेक्शंस को जोड़ना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाते हुए उनके जो सक्सेसर हैं फुमिदो किशिदा साहब, वो इसको लॉयलिस्ट होने के नाते इसको और ले जाने की बात कर रहे हैं. तो वो आउटलाइन करेंगे अपनी स्पीच ओपन फ्री इंडो पैसिफिक, और जिसको हेल्प कर रहे हैं सेट टू मेक द अनाउंसमेंट इन अ स्पीच ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक. तो एक थिंक टैंक है, वो उसको तैयार करेगा, उनकी स्पीच को वो देंगे. तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में इंडिया और जापान के बीच क्या पोजिशनिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही देश चाइना के डोमिनेटिंग नेचर से ग्रसित हैं, और आसपास के कई देश हैं. तो उनको चाइना के जो असर्टिव पावर है, जो डोमिनेंस पावर है, उसको एक सबसाइड करने के लिए देश आगे बढ़ करके आ सकते हैं.
Now, G7 leaders summit in Hiroshima in May this year as a guest country. He likely to brief Modi on the new plan to promote a free and open Indo-Pacific and Japan-led initiative aimed at curbing China's growing regional assertiveness, and that is designed to maintain a rule-based international order. ये rule-based जो शब्द है ना, rule-based international order, ये इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो बातें अभी हुई थी, बीच वो उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी सेम चीज कही गई थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जो रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना चाहती हैं, बट चाइना हमेशा इस इलाके को डोमिनेट करना चाहता है। इसलिए ये देश चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी की जाए जिससे शांति बन सके, तभी क्वाड बनाया गया। और इसके हवाले से जो यहाँ डोमिनेंस है, जो नेगेटिव एनर्जी फैल रही है चाइना के रास्ते से, जहां पे वो अपनी बढ़त बढ़ाना चाहता है, देशों को, ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है और बाकी आइलैंड्स को भी हड़पना चाहता है, वो हट सके। नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज स्पीच इन पार्लियामेंट, एबे वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2014 में, जो उन्होंने स्पीच 2014 में दी थी शिंजो आबे साहब ने। कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तब उन्होंने उनको हमारे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे एज ए गेस्ट बुलाया गया था एंड कन्फर्ड द पद्म विभूषण इन 21। उनको 21 में पद्म विभूषण भी दिया गया इंडिया जापान टाइज में, और बाद में उनका असैसिनेशन हुआ। तो इसी चीज को वो आगे बढ़ाने की चीज के लिए कवायद में है और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। कौन? प्रेजेंटली जो उनके पीएम है, दैट इज फूमियो किशिदा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। इस न्यूज के पढ़ने के बाद मैंने इसको रखा है ताकि आप देख सकें कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पे आपको जो भी चीजें मिल रही हैं कितनी वो फ्रूटफुल है आपकी तैयारी में। ठीक है, ये दो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं, 21 के और 22 के। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं GS3 और GS2 के। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये सवाल सिर्फ हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम क्या सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, ये थोड़ा सा आपको ओपिनियन के आधार पे पूछे गए सवाल हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं उनके आधार पे किए गए क्वेश्चंस हैं, जो 22 और 21 में पूछे गए। सो I2U2 हम समझ चुके हैं, I2U2 क्या है, कई बार पढ़ चुके हैं। हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? ठीक है, आंसर 250 वर्ड्स देना है। ये हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछा गया है GS3 में कि I2U2 क्या है और ये इंडिया की पोजीशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर आपने I2U2 पढ़ा है, साथ ही साथ आपने इन जियोपॉलिटिक्स की एनालिसिस पढ़ रखी है, न्यूज़पेपर जो हम रोज करते हैं, इसका आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपने एक और चीज करी होनी चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 250 वर्ड लिखने हैं और स्पेसिफिकली सिर्फ ये बताना है कि इंडिया का इस पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का बरसों पुराना मित्र है, बाय मिस्टेक भारत श्रीलंका का, हिंदी में थोड़ा सा वो है। सो भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका। अब देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो हम सब जानते हैं कि श्रीलंका के ऊपर डेट क्राइसिस है। तब तो डेट एक दिन में तो क्रिएट होता नहीं है, सालों में होता है। तो हम अभी कई दिन से श्रीलंका की डेट क्राइसिस पे कई आर्टिकल्स कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। क्लियर? तो अगर आपने एनालिसिस पढ़ रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप लिख पाएंगे। तो मतलब हम जो फिलहाल पढ़ रहे हैं सही दिशा में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपके विचार में, क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? अच्छा, सार्क की कोई एनालिसिस कई दिन से नहीं आई है, ना ही बिम्स्टेक की आई है। क्यों इसको ऐड किया मैंने? क्योंकि हम SCO पढ़ रहे हैं, हम क्वाड पढ़ रहे हैं, राइट? हम IPEF पढ़ चुके हैं। उसके साथ हम फिलहाल AU-KUS पढ़ रहे हैं, उसका भी सवाल है आगे। तो ये जब हम ग्रुपिंग पढ़ते हैं तो रिप्लेस कर दीजिए आप, क्या बिम्स्टेक सार्क से बेटर है? तो हम के साथ जैसा ही है। तो क्या SCO और क्वाड एक जैसे ग्रुप है? क्या उनका क्या इंटरेस्ट है आपस में? सवाल बन सकता है। So do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming the new organization? ठीक है, एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। नाउ नेक्स्ट है कि आज ही मैंने आपसे चैंपियंस की बात करी है, नेशनल चैंपियंस, राइट? एक नया मॉडल आया है नेशनल चैंपियंस, राइट? आज के एडिटोरियल में है।
नेशनल चैंपियंस, और वो रिप्लेस करेगा पीपीपी मॉडल को। ये सवाल लास्ट ईयर का है। उससे पूछा गया कि व्हाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सो क्या पीपीपी की जगह नेशनल चैंपियन पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मेंस में, कि नेशनल चैंपियंस कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है, साथ ही साथ पीपीपी कैसे ठीक नहीं था, मतलब पीपीपी का रोल क्या था। और अब जो नया मॉडल आया है, इसको कहते हैं नेशनल चैंपियन मॉडल। आप इसका एडिटोरियल जरूर देखिएगा, आज मैंने बनाया है, उसमें आर्टिकल में है। तो ये रिप्लेस करेगा, तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है पता होना चाहिए। 10 नंबर ने पूछा कि 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, if the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be Africa's. In light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. तो जो लास्ट डिकेड था वो एशिया का था, तो अब अफ्रीका के हवाले से तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो लास्ट डिकेड था वो वेस्ट एशिया का था या वेस्टर्न कंट्रीज का था। अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट का दशक वेस्टर्न कंट्रीज का था, अब ईस्टर्न कंट्रीज का है या एशिया का है, क्या पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए एशिया में चाइना के बाद इंडिया एक इमर्जिंग देश की तरह सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो सकता है। अभी अफ्रीका के रिवर्स से पूछा, अब एशिया के रेफरेंस से पूछा जा सकता है। 150 वर्ड्स में बोलना है और 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, द यूएसए इज फेसिंग एन एसेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. अब देखिए ये सवाल, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा कि चाइना के लिए हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद चाइना अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल करंट सिचुएशन जुड़ा हुआ है कि यूएस इज फेसिंग एसेंशियल थ्रेट इन फॉर्म ऑफ चाइना, जो सोवियत यूनियन जो पहले था उससे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो ऐसा है क्या? तो एनालिसिस पढ़ी है हमने, 10 मार्क्स का है, इसको लिखने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए अपनी न्यूज के हिसाब से। अभी प्रेजेंटली जो पढ़ते जाओ लिखते चले जाओ आप, मत सोचो गलत है या सही है, अपनी ओपिनियन को पेन डाउन करो, देखो कितना आपको समझ में आता है। नेक्स्ट है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। एससीओ तुमने पढ़ा हुआ है, राइट? एससीओ की मीटिंग होने भी वाली है, अभी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एससीओ हम पढ़ चुके हैं, और अभी कुछ दिनों में आर्टिकल्स और आएंगे। अच्छा, लास्ट यही क्वेश्चन है, ये 22 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है इस बात को दिखाने का कि अगर आप लेटेस्ट न्यूज पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है समझ में आ जाएगा। सो कह रहे हैं कि द न्यू ट्राई नेशन पार्टनरशिप AUKUS इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन द Indo-Pacific region. क्लियर है, डील हुई है अभी। Is it going to supersede the existing partnership in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. 15 मार्क्स आए 250 शब्दों में, ठीक है। सारे सवाल आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपके लिए ही हैं, आप जाइए उसको देखिए। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि जो मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ, आर्टिकल्स उठाती हूँ, वो आपके सिलेबस को ही कवर करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो। सिर्फ स्टेट और सेंटर की बात नहीं है, सीडीएस एनडीए जो भी एग्जाम देते हो, अगर वहां पूछ लिया जाए कि AUKUS का फुल फॉर्म क्या है, तो यू शुड नो। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बनती है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, यू शुड नो। सो आप अगर स्ट्रेटेजी पढ़ते हो, एनालिसिस पढ़ते हो, तो आप इसका आंसर भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ और जानना चाहते हो आप, तो आप मुझे कमेंट बैक कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ आपको मैंने दिखाया कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं, जो मैं बना रही हूं आपके लिए, उसमें आपका फायदा है या नहीं है। फिर भी कोई चीज अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो हमेशा मेरे कमेंट्स में या मेल पे आप लिख सकते हैं।